हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि इसका क्या प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, मतलब एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि मतलब उसमें बहुत सारे शेयर्स होते हैं एक कंपनी के, और उन्हें कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मतलब लार्ज कैप होता है, फिर मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो लार्ज कैप फंड क्या होता है कि मतलब उसमें सारी बड़ी कंपनीज होती हैं। और जो मिड कैप होता है उसमें मिड मिड बेस कंपनी होती है, मतलब जो मिडिल लेवल की है, जो फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकती है। और स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है, जो स्मॉल कैप वाले कंपनीज होती है, जैसे मतलब जो छोटी छोटी कंपनी जो अभी तक मतलब उसके स्टॉक प्राइस बहुत ही कम होते हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, तो ये वाले होते हैं। तो ये फ्यूचर में आपको पोटेंशियल ज्यादा रखते हैं रिटर्न देने के लिए, लेकिन थोड़ा ज्यादा रिस्की होते हैं। तो इसमें अगर आप एडवांटेज की बात करिए, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड में क्या क्या कैटेगरीज है। उसके अलावा भी बहुत कैटेगरीज है, लेकिन उसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो ये वीडियो बेसिकली एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांटेज के बारे में बता दूं। तो सबसे पहला जो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बता दिया कि आपका जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उसमें लार्ज कैप जो फंड होता है उसमें लार्ज कैप कंपनीज होती है, मतलब जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें बहुत सारी कंपनीज होते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत तगड़ा होता है। और मान लीजिए एक कंपनी डूब भी गई तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें बहुत सारी कंपनीज है का फंड होता है। तो अगर एक कंपनी का डूबते हैं तो उसको रिप्लेस कर देता है फंड मैनेजर। तो बाद में आपका जो 3-4% जो लॉस हुआ है उसको आपको रिकवरी हो जाती है। तो ये हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन, तो थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है। सेकंड हो गया मैनेजमेंट। अब देखिए आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसमें आप क्या है, अपने फंड मैनेजर को अपने जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो आप मैनेजमेंट को ही पे करते हैं। तो वो जो है वो अपना दिमाग लगाते हैं और वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप बस अपना एसआईपी जारी रखिए। तो आपका टेंशन एकदम दूर रहता है। आपको कोई मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद ही देखते रहते हैं। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट। अब जो तीसरा है वो सबसे बड़ा चीज है, वो है लिक्विडिटी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि लिक्विडिटी में क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जैसे आप अभी कोई आप मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने एक जमीन खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली। तो होता क्या है कि आपको अभी इंस्टेंट कैश चाहिए, तब कहाँ से लाएंगे? जमीन इंस्टेंट तो बिकेगा नहीं, तब आपकी मजबूरी के फायदा उठाने लग जाएंगे, भाई सस्ती में जमीन भी बेचो, भाई आपको कैश चाहिए। तो ये जो मजबूरी का फायदा उठाएंगे तो ये पंगा रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मान लीजिए जितना भी आपका कैश है, आपने उसको इंस्टेंट विड्रॉ करना चाहते हैं, सेल करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है। तो ये एडवांटेज हो गया। अब ये हो गया टैक्स बेनिफिट। अगर मान लीजिए आपने कोई ईएलएसएस फंड आपने सुना होगा, ईएलएसएस मतलब जो टैक्स फंड होता है, तो उसमें आपको 3 से या 5 साल तक आपको लॉक इन पीरियड होता है। तो उसमें आप टैक्स भी सेव कर सकते हैं। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में अगर सुना होगा तो, और आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप देखें तो एवरेज आउट 15 से 20%, तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। उसके बाद हो गया आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं कि इसमें जो कैटेगरीज होती है, लार्ज कैप कैटेगरी होती है, मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो कैटेगरीज में आपने अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। मान लीजिए आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो अपना ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में होगा, और आप कम रिटर्न से भी खुश है तो आप लार्ज कैप में करके अपना बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए तो आप स्मॉल कैप फंड या मिड कैप में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो आप डाइवर्सिफाई इसमें कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से, मतलब अपने रिस्क के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो उसके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। तो ये हो गया आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद हो गया इजी इन्वेस्टमेंट। इजी इन्वेस्टमेंट तो है ही, आपने बस एसआईपी कर दिया और अपना मंथली अपने आप पैसा कटता रहेगा आपके बैंक से, और वो जुड़ता रहेगा। अब हो गया, उसके बाद हो गया लो कॉस्ट। अब देख लीजिए आपने जब जमीन या प्रॉपर्टी कुछ खरीदेंगे तो आपको इंस्टेंट आपको बहुत ज्यादा रॉ कैश जरूरत पड़ेगा, 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत अच्छा खासा है कि लो कॉस्ट है। उसके बाद आपका देख सकते हैं कि जो टैक्स सेविंग तो है ही, जो मैंने आपको भी बता दिया। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी तगड़ी चीज है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इसमें क्या है कि किसमें जैसे आपने लॉक इन पीरियड चूज कर लिया, किसी में आपको एक्सपेंस रेशियो अच्छा नहीं लगा तो आपने वो चूज नहीं करा, आपने दूसरा फंड ले लिया। तो आपको किसी में बोला कि यार लॉक इन पीरियड नहीं है, तो ये वाला आप किसी में आप सोचते हो लॉक इन पीरियड होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी आपको चॉइसेस मिल जाती है अलग अलग फंड में। तो ये बहुत ही अच्छा खासा है इसमें, ये ओवरऑल देखा जाए। तो ये जो ओवरऑल मैंने आपको बताया, ये था एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि देखिए एडवांटेज तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी होती है। तो डिसएडवांटेज के हिसाब से अगर देखें, अब सबसे पहला जो होता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई डाइवर्सिफिकेशन
चीज़ जो है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। मैंने आपको अच्छा बताया था, ये अच्छा खासा है, लेकिन बुरा भी है। सबसे पहले बुराई क्या है कि अब आपने डाइवर्सिफ़ाई कर दिया बहुत सारी चीज़ों में, आपने हर जगह डाइवर्सिफ़ाई कर दिया तो आपका ओवर डाइवर्सिफ़िकेशन होता है, ये सबसे बड़ा खतरा रहता है। ओवर डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफ़िकेशन से सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब मान लीजिए आपने कैनरा ब्लू चिप फंड लिया, उसके साथ-साथ एक्सिस ब्लू चिप फंड लिया, तो उसमें 70% तो एक ही फंड है, तो आपने इसमें डाइवर्सिफ़ाई करा ही क्या? तभी मैं कहता हूँ कि आप एक काम करिएगा, आप जब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं फंड में, तो आप एक काम करिएगा, एक वेबसाइट मतलब नेट पे मान लीजिएगा कि मतलब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप चेकर, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप चेकर। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो भी वेबसाइट मिलेगा उसमें, तो आप इसको और इसको कंपेयर करके उसमें ओवरलैपिंग कितना परसेंटेज हो रहा है। अगर मान लीजिए 20% या 15% या ज्यादा से ज्यादा 25% तक ओवरलैपिंग हो रहा है, चलता है। लेकिन 30% से क्रॉस कर रहा है तो वो चीज सही नहीं है, क्योंकि आपने कॉमन कॉमन ले ली है फंड में, तो आपने जो डाइवर्सिफाई कर रखा है वो कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, तो एकदम प्रॉब्लम है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। अब ये हो गया आपका, पहला हो गया जो मैंने आपको बताया, ओवर डाइवर्सिफिकेशन या फिर ओवरलैपिंग। उसके बाद हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। देखिए, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे आप कोई लार्ज कैप फंड लेते हैं, इंडेक्स फंड लेते हैं, तो उसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसमें रिटर्न भी उसी हिसाब से होता है। रिस्क जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिटर्न, उतना ज्यादा ये। तो होता क्या है कि जब ये फंड्स आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें फ्लक्चुएशन प्राइस बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि मतलब वॉलेटिलिटी तो देखेंगे, जब कोई रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए लॉन्ग रन में, तो आपको वॉलेटिलिटी तो फेस करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए अपने स्मॉल कैप फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आप अगर वेट करते हैं 10 से 15 साल तक, तो आपको 20 से 25% तक कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको उसके बीच में जो 10 साल का जो सफर होगा, वो आपको बहुत ही गंदा, मतलब बहुत ही गंदे वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आपको टर्म टर्म तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आपको जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा फेस करनी पड़ेगी, तो ये इसका सबसे बड़ा फ्लक्चुएशन। अब मान लीजिए आपको इंस्टेंट कैश जरूरत पड़ेगी, और देखा है भाई मार्केट 30 से 40% डाउन है, तो आप तब निकालेंगे तो लॉस में निकालेंगे ना, तो ये पंगा हो जाता है थोड़ा, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। अब हो गया हाई फीस। अब ये हाई फीस का चक्कर है, मतलब कुछ कुछ जगह में आप देखेंगे, कुछ कुछ चीजों में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, मतलब मैं ऐसे नाम तो ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई सारे फंड्स आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इकलौता नहीं है। तो ऐसे कई सारे फंड्स है, उसमें आप देखेंगे 1-2 साल तक आप अगर रखेंगे, आपने मान लीजिए एसआईपी कर रखा है, तो आपको रिटर्न कुछ नहीं मिला, मतलब ऐसे देखेंगे मिला ही नहीं, मतलब नेगेटिव में गया। आप एसआईपी कर नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहा है, आप एसआईपी कर जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि आप उसका एक्सपेंस आपने फिर मान मान लीजिए सेल करा बाद में, तो बहुत पंगा हो जाता है, मतलब उसमें आपको मतलब लॉस तो हुआ ही। उससे अच्छा तो भाई आप सोचेंगे यार एफडी करा है, कर लेते। तो इस चक्कर में इसलिए कहता हूँ कि इसका ये बहुत बड़ा पंगा है कि फीस, उसके बाद आपको मैनेजमेंट फीस भी ले लेते हैं, प्लस आपका लॉस भी हुआ है, तो बहुत चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में वेट करेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल या आगे, तो इसमें ये जो फीस है वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पंगा रहता है, हाई फीस में बहुत ज्यादा आपको लॉस तो होता ही है, प्लस इसके साथ भी आप फंस जाते हैं। उसके बाद हो गया एग्जिट लोड। ठीक है, एग्जिट लोड आपका लगता है, मान लीजिए आपने कई सारे फंड में देखेंगे, आप मान लीजिए उसमें बोल रखा है कि अरे 1 साल के अंदर आपको फंड बेचना ही, अगर आपने बेच दिया तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। तो ये बहुत गंदी चीज होती है, मतलब आप मोस्टली 1% बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर आपका आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 1% बहुत ज्यादा में आ जाता है, तो आपको एग्जिट लोड लगता है। ठीक है, तो ये गंदा, बहुत गंदा। कुछ कुछ में आप देखेंगे 2 से 3 साल, मतलब बोलते 2 से 3 साल के बीच में अगर आपने निकाला तो आपको एग्जिट लोड 1% लगेगा, तो ये बहुत गंदा होता है। तो अब ये चीज देख के आप इन्वेस्टमेंट करिए, 1 साल हो मिनिमम तो चलता है, मोस्टली 1 साल ही होता है, लेकिन कुछ कुछ में 2 से 3 साल होते हैं, तो 1% आप बेकार में क्यों दे। तो ये हो गया आपका एग्जिट लोड। अब हो गया हायर रिस्क। देखिए म्यूचुअल फंड है, आपने जिसमें भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क तो रहता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा रहेगा। अब मान लीजिए आप सोचेंगे यार मैं इंडेक्स फंड में कर दूंगा, यार मैं तो रिस्क से सेफ हूं, नहीं ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, सारी कंपनीज डूब गई, तो डूबने के बाद क्या होगा? तो आपका जो रिटर्न भी है वो भी डूब जाएगा, मतलब आपका जो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी डूब जाएगा। तो जो बड़ी कंपनी में भी लगाया है तब भी आपका फायदा, मतलब फर्क मतलब आपको बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ेगा। और तब आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, फिर क्या करेंगे? फिर तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, तब अगर गिर गया, आपने वेट करा, बोले कि नहीं यार मैं और 1-2 साल वेट करूंगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वो बाद में बढ़ेगा, लेकिन तब का सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है, रिस्की रह जाता है। तो ये पंगा है।
और जो और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पास्ट परफॉर्मेंस, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आप मैं जैसे मैंने अभी कई वीडियोस में दिखाता हूँ कि पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, आप कई सारे वीडियो भी देखते हैं कि यार पास्ट परफॉर्मेंस दिखा के आपको बोलते हैं इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। तो मैं आपको हर एक वीडियो में भी मेंशन कर देता हूँ, ऐसा नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आपका जो फ्यूचर परफॉर्मेंस रहेगा वो एकदम अलग रहेगा, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए कि 5-10 साल में यार इस फंड ने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया, इसी में ही मैं पैसा लगा दूंगा तो अगले 10 साल मस्त देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली डिपेंड, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, प्लस फंड मैनेजर किस हिसाब से ये मैनेज करता है, मतलब किस हिसाब से कौन से स्टॉक्स कौन से शेयर्स वो अपना मतलब एनालिसिस करके फंड में रखता है, उस हिसाब से उसका रिटर्न होता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता बता दिए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।